आज हम एक ऐसी धरती के इतिहास में उतर रहे हैं जिसे वीर भूमि कहा जाता है, राजस्थान। और ये सिर्फ एक नाम नहीं है, इसके पीछे शौर्य, बलिदान और स्वाभिमान की एक बहुत लंबी गाथा है। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन यही है कि हम समझें कि इस जमीन पर इतने ऐतिहासिक युद्ध आखिर हुए क्यों। देखिए, ये सिर्फ तारीखों और राजाओं की कहानी नहीं है। हाँ, हम तराइन के निर्णायक मोड़ से शुरू करेंगे, फिर मुगलों के साथ जो लंबा संघर्ष चला और 1857 की क्रांति तक का पूरा सफर देखेंगे। और इस सब को समझने के लिए सबसे पहले राजस्थान की लोकेशन, मतलब उसकी भौगोलिक स्थिति को समझना जरूरी है। अच्छा। ये दिल्ली और गुजरात के बीच का गेटवे था। कर्नल जेम्स टॉड ने इसे राजपूताना कहा था। तो मतलब जो भी दिल्ली पर राज करेगा उसे राजस्थान पर नियंत्रण चाहिए होगा। बिल्कुल। एक तो अरावली की पहाड़ियां एक तरह से एक नेचुरल दीवार का काम करती थीं। और व्यापार का भी कोई एंगल था इसमें, बहुत बड़ा। दिल्ली से गुजरात और मालवा के बंदरगाहों तक जाने वाले सारे बड़े रास्ते यहीं से गुजरते थे। अच्छा। तो चित्तौड़ और रणथंबोर जैसे किले सिर्फ सैनिक चौकियां नहीं थे, वो उस समय के इकोनॉमिक हाईवे के टोल बूथ जैसे थे। क्या बात है। तो जिसका इन पर कब्जा, उसका पूरे व्यापार पर कब्जा। सही पकड़ा आपने। इसीलिए दिल्ली सल्तनत हो या मुगल, सबकी नजर हमेशा यहाँ रही। तो यहीं से कहानी शुरू करते हैं, उस पहले बड़े टकराव से जिसने दिल्ली का भविष्य ही तय कर दिया, तराइन के युद्ध। हाँ, 1191 और 1192। ये दरअसल एक ही कहानी के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में तो पृथ्वीराज चौहान की शानदार जीत हुई थी, है ना? शानदार जीत। 1191 में मोहम्मद घोरी इतनी बुरी तरह हारा था कि वो खुद घायल होकर बस जैसे तैसे जान बचाकर भागा था। लेकिन फिर सिर्फ 1 साल बाद वो वापस आया और इस बार नतीजा बिल्कुल उल्टा था। ऐसा क्या बदल गया 1 साल में? 2 चीजें। पहली, गोरी की तैयारी। वो पहले से कहीं ज्यादा बड़ी और अनुशासित सेना लेकर लौटा था। और दूसरी थी उसकी युद्ध की रणनीति, तुलुगमा। तुलुगमा, ये क्या थी? ये राजपूतों के लिए बिल्कुल नई चीज थी। देखिए, राजपूत सेनाएं आमने सामने की सीधी लड़ाई में यकीन रखती थी। हाँ, धर्म युद्ध जिसे कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन तुलुगमा में सेना का एक हिस्सा सामने से उलझाता था और घुड़सवारों के 2 तेज दस्ते अचानक घूमकर साइड से और पीछे से हमला कर देते थे। अरे, मतलब एक तरह का चक्रव्यूह, यूं समझिए। और गोरी ने सुबह सुबह हमला किया जब राजपूत सेना तैयार भी नहीं थी। उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिला। और इसी एक हार ने भारत में तुर्की शासन की एक तरह से नींव रख दी। यहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। सल्तनत काल में ही एक और कहानी है जो हठ और बलिदान का प्रतीक बन गई। रणथंभौर 1301। ये कहानी है हम्मीर देव चौहान की। हम्मीर हठ। हाँ, हुआ ये था कि अलाउद्दीन खिलजी के कुछ मंगोल विद्रोही भागकर हम्मीर की शरण में आ गए। खिलजी ने उन्हें वापस मांगा और हम्मीर ने मना कर दिया। साफ मना कर दिया। उनका उसूल था कि शरणागत की रक्षा करना राजा का धर्म है। इसी पर वो दोहा भी है। हाँ, मैंने सुना है। सह सवन सतपुरुष वचन, गदली फले एक बार, तिरिया तेल हम्मीर हठ, चढ़े न दूजी बार। इसका मतलब जैसे शेरनी एक ही बार संतान को जन्म देती है, सज्जन का वचन एक ही बार होता है, वैसे ही हम्मीर का हठ भी ऐसा है जो एक बार हो गया तो बदला नहीं जा सकता। वाह। लेकिन इस कहानी का अंत बहुत दुखद हुआ, विश्वासघात की वजह से। हाँ, हम्मीर के 2 सेनापति रणमल और रतिपाल खिलजी से जा मिले और उन्होंने किले के गुप्त रास्ते बता दिए। और यहीं पर हमें इतिहास का पहला प्रमाणित जौहर भी देखने को मिलता है। हाँ, रानी रंग देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने जल जौहर किया। अपने सम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने जल में कूदकर प्राण दे दिए। और खिलजी की ये भूख यही नहीं रुकी। 2 साल बाद 1303 में उसकी नजर पड़ी मेवाड़ के सिरमौर, चित्तौड़गढ़ पर। चित्तौड़ का मामला थोड़ा और पेचीदा है। सामरिक महत्व तो था ही, लेकिन इसके साथ रानी पद्मिनी की किंवदंती भी जुड़ी है। और घेराबंदी लगभग 8 महीने चली। 8 महीने। जब किले में रसद खत्म होने लगी, तब साका का फैसला हुआ। ये साका शब्द हम बार बार सुनते हैं। इसका असल मतलब क्या है? साका 2 चीजों से मिलकर बनता है, केसरिया और जौहर। अच्छा। जब जीत की कोई उम्मीद नहीं बचती तो पुरुष सिर पर केसरिया बाना पहनकर किले के दरवाजे खोल देते हैं और दुश्मन पर आखिरी सांस तक लड़ने के लिए टूट पड़ते हैं। इसे कहते हैं केसरिया करना। और जौहर? और किले के अंदर उनकी पत्नियां और बहनें अपनी गरिमा की रक्षा के लिए खुद को एक विशाल अग्निकुंड को समर्पित कर देती हैं। इसे जौहर कहते हैं। इन दोनों को मिलाकर साका पूरा होता है। तो 1303 में रावल रतन सिंह और उनके महान सेनापतियों गोरा और बादल के नेतृत्व में केसरिया हुआ और रानी पद्मिनी के नेतृत्व में
16,000 वीरांगनाओं ने जौहर की ज्वाला को अपनाया। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये प्रतिरोध की एक अमर कहानी बन गई। बिल्कुल। और एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि जीत के बाद खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर अपने बेटे के नाम पर खिजराबाद रख दिया था। अच्छा। हाँ, अमीर खुसरो ने अपनी किताब खजाइन उल फुतूह में इसका जिक्र किया है। सल्तनत काल के बाद मेवाड़ में एक नए सूरज का उदय हुआ, महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें हम सब राणा सांगा के नाम से जानते हैं। शरीर पर 80 घाव वाला योद्धा। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, है ना? नहीं, वो एक असाधारण रणनीतिकार थे। बाबर के आने से पहले उन्होंने मेवाड़ को उत्तर भारत की सबसे बड़ी शक्ति बना दिया था। उन्होंने दिल्ली सल्तनत को भी हराया था। हाँ, 1517 में खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया और फिर 1519 में गागरौन के युद्ध में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को बंदी बना लिया। मतलब उस समय उत्तर भारत में उनसे बड़ा कोई शासक नहीं था। कोई नहीं था, और इन्हीं जीतों ने उन्हें सीधा बाबर के सामने लाकर खड़ा कर दिया। और फिर हुआ वो युद्ध किसने हिंदुस्तान का मुकद्दर लिख दिया, खानवा का युद्ध 1527। भारत के भाग्य का निर्णय। बाबर वो कैसे जीत गया? सांगा की सेना तो कई ज्यादा बड़ी थी। हाँ, पर बाबर अपने साथ 2 ऐसी चीजें लाया था जो यहां नहीं थी। एक, उसका तोपखाना, आर्टिलरी। बिल्कुल, और दूसरी वही तुलुगमा पद्धति जो उसने उज़्बेकों से सीखी थी। इसके सामने सांगा की पारंपरिक युद्ध शैली वो टिक नहीं सकी। लेकिन सांगा ने पाती पर्वन के जरिए जो राजपूत एकता दिखाई थी, वो तो अपने आप में असाधारण थी। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। पाती पर्वन एक प्राचीन परंपरा थी जिसमें एक राजा दूसरे राजाओं को पत्र भेजकर धर्म और देश के लिए एक झंडे के नीचे लड़ने का न्योता देता था। और सब आए भी। मारवाड़, आमेर, बीकानेर, सब उनके झंडे के नीचे आ गए। ये राजपूत इतिहास का शायद सबसे सुनहरा पल था, भले इसका अंत दुखद रहा हो। अब मेवाड़ से मारवाड़ की ओर चलते हैं। एक ऐसा युद्ध जहां वीरता को धोखे का सामना करना पड़ा, गिरी सुमेल का युद्ध 1544। ये युद्ध था राव मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच। शेरशाह वो मालदेव की ताकत से इतना डरा हुआ था कि उसने सीधी लड़ाई की जगह एक चाल चली। कौन सी चाल? उसने मालदेव के 2 सबसे वफादार सेनापतियों जैता और कूपा के नाम से जाली खत लिखवाए। अच्छा। और उन्हें मालदेव के शिविर के पास भिंगवा दिया। खतों में ऐसा लिखा था मानो जैता और कूपा शेरशाह से मिल गए हैं। और मालदेव इस धोखे में आ गए। हाँ, वो अपने सबसे वीर सेनापतियों पर शक करके रात में ही मैदान छोड़कर चले गए। ये तो बहुत। जब सुबह जैता और कूपा को ये पता चला तो अपने सम्मान पर लगे इस दाग को धोने के लिए उन्होंने अपनी मुट्ठी भर सेना के साथ शेरशाह की 80,000 की फौज पर हमला बोल दिया। ये तो एक तरह से आत्मघाती हमला था। बिल्कुल, लेकिन वो इतनी बहादुरी से लड़े कि एक वक्त के लिए शेरशाह की सेना के पैर उखड़ गए। दोनों वीर गति को प्राप्त हुए, पर मारवाड़ के इतिहास में अमर हो गए। और शेरशाह का वो प्रसिद्ध कथन भी तो इसी युद्ध के बाद का है। हाँ। लड़ाई जीतने के बाद उसके मुंह से निकला, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये एक वाक्य ही जैता और कूपा की वीरता बताने के लिए काफी है। बिल्कुल। इन सब कहानियों के बीच अब उस महानायक का जिक्र आता है जिनका नाम ही स्वाभिमान का पर्याय है, महाराणा प्रताप। लेकिन प्रताप की कहानी से पहले चित्तौड़ के तीसरे साखे को याद करना जरूरी है। हाँ, 1567-68 जब अकबर ने हमला किया था। तब महाराणा उदय सिंह को सुरक्षित पहाड़ियों में भेज दिया गया और किले की रक्षा का जिम्मा जयमल मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया पर आया। और युद्ध के दौरान अकबर की बंदूक संग्राम से जयमल घायल हो गए थे। हाँ, और तब वो अद्भुत घटना हुई। जब जयमल चल नहीं पा रहे थे तो उन्होंने अपने भतीजे कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठकर युद्ध किया। 2 हाथ कल्ला राठौड़ के और 2 हाथ जयमल के। हाँ, 4 तलवारें एक साथ चल रही थीं। मुगल सेना को लगा कि कोई 4 हाथों वाला देवता लड़ रहा है। इसीलिए कल्ला राठौड़ को आज भी 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। बिल्कुल। अकबर भी उनकी वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने आगरा के किले के बाहर हाथी पर सवार उनकी मूर्तियां लगवाईं। और अब हल्दी घाटी 18 जून 1576। ये युद्ध सिर्फ जमीन के लिए नहीं था। नहीं, ये आजादी और अधीनता के बीच की लड़ाई थी। एक तरफ महाराणा प्रताप और दूसरी तरफ अकबर की सेना, जिसका नेतृत्व कर रहे थे आमेर के राजा मान सिंह। अकबर का मकसद साफ था, या तो प्रताप को पकड़ो या झुकाओ। इस युद्ध के नतीजे को लेकर आज भी इतिहासकारों में बहुत मतभेद हैं। देखिए, अगर हम सैन्य नजरिए से देखें तो ये एक अनिर्णायक युद्ध था। अकबर अपने मुख्य मकसद में कामयाब नहीं हुआ। वो ना तो प्रताप को पकड़ सका और न ही मेवाड़ को पूरी तरह अपने अधीन कर पाया।
प्रताप का संघर्ष जारी रहा। इस युद्ध में हमें चेतक का वो अविश्वसनीय बलिदान भी देखने को मिलता है। हाँ, और झाला बीदा का बलिदान भी, जिन्होंने प्रताप का राजमुकुट पहनकर मुगलों को भ्रमित किया और प्रताप की जान बचाई। हल्दीघाटी के बाद अक्सर लोग मान लेते हैं कि प्रताप का संघर्ष शायद धीमा पड़ गया, जबकि असल कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। हाँ, दिवेर के युद्ध की बात कर रहे हैं। हाँ, 1582 का दिवेर का युद्ध। कर्नल जेम्स टॉड ने इसे मेवाड़ का मैराथन कहा है। मेवाड़ का मैराथन। ये प्रताप की मुगलों पर एक जबरदस्त और निर्णायक जीत थी। इस एक जीत ने मेवाड़ में मुगलों के बनाए 36 थानों के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। मतलब ये एक तरह से वापसी थी। ये मुगलों के पतन की शुरुआत थी मेवाड़ में। इसके बाद प्रताप ने चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर लगभग पूरा मेवाड़ वापस जीत लिया। महाराणा प्रताप के संघर्ष ने सदियों तक प्रेरणा दी, और अब हम देखते हैं कि यही भावना लगभग 350 साल बाद एक नए दुश्मन के खिलाफ फिर जागी। अंग्रेजी हुकूमत, 1857 की क्रांति और राजस्थान में क्रांति की चिंगारी 28 मई 1857 को नसीराबाद से भड़की थी। लेकिन जो सबसे संगठित विद्रोह था वो हुआ आउवा में, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में। हाँ, ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को 2 बार हराया। पहला बिथोड़ा के युद्ध में, और दूसरा था चेलावास का युद्ध, जिसे गोरों और कालों का युद्ध भी कहते हैं। इसमें उन्होंने सीधे एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना को हराया, जो उस वक्त राजस्थान में सबसे बड़ा अंग्रेज अफसर था। और उन्होंने पॉलिटिकल एजेंट मॉक मेसन का सिर काटकर आउवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया। ये ब्रिटिश सत्ता को सीधी और खुली चुनौती थी। और कोटा में तो ये विद्रोह एक जन आंदोलन बन गया था। कोटा का विद्रोह बिल्कुल अलग था। वहां सेना के साथ आम जनता भी उठ खड़ी हुई। इसका नेतृत्व लाला जयदयाल और मेहराब खान जैसे 2 सिविलियन कर रहे थे। और उन्होंने शहर पर कब्जा भी कर लिया था। 6 महीने तक उन्होंने पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन और उसके बेटों की हत्या कर दी और उसके सिर को पूरे शहर में घुमाया। ये दिखाता है कि अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा कितना गहरा था। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो क्या निकल कर आता है? तराइन से लेकर 1857 तक हर युद्ध एक अलग कहानी कहता है। और ये सब कहानियां मिलकर हमें बताती हैं कि राजस्थान का इतिहास सिर्फ जीत और हार का नहीं है। ये अपने उसूलों, अपनी संस्कृति और अपने स्वाभिमान के लिए हर कीमत चुकाने का इतिहास है। चाहे वो हम्मीर का वचन हो या प्रताप का संघर्ष या ठाकुर कुशाल सिंह का विद्रोह, ये धरती हमें सिखाती है कि सम्मान के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं। कर्नल जेम्स टॉड ने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा था कि राजस्थान में कोई छोटा सा राज्य भी ऐसा नहीं है जिसमें थर्मोपोली जैसी रणभूमि न हो, और शायद ही कोई ऐसा नगर मिले जहां ल्यूनीरास जैसा वीर पुरुष पैदा न हुआ हो। और ये बात आज भी उतनी ही सच लगती है। तो इसी विचार के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। आज के इस आधुनिक दौर में जब युद्ध के मैदान और हथियार बदल गए हैं, तब शौर्य, बलिदान और स्वाभिमान की इन ऐतिहासिक कहानियों की क्या प्रासंगिकता है? ये गाथाएं आज हमें क्या सिखा सकती हैं? इस पे जरूर सोचिएगा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। नमस्कार।